यूपी के कानपुर से फरार गैंगस्टर विकास दुबे का फरीदाबाद में छिपे होने की आशंका है। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के मुख्य आरोपी विकास को वारदात के बाद पहली बार बड़कल चौक पर स्थित श्री सासाराम होटल में देखा गया। होटल के सीसीटीवी फुटेज में भी एक शख्स दिखाई दे रहा है जो हूबहू विकास दुबे जैसा दिखता है। फरीदाबाद पुलिस को भी इनपुट मिला था कि विकास दुबे और उसके 2 गुर्गे होटल में ठहरे हैं। उसी के आधार पर क्राइम ब्रांच और कई थानों की पुलिस ने वहां रेड की, लेकिन वहां विकास दुबे नहीं मिला। मौके से पुलिस ने 2 आरोपियों को भी हिरासत में लिया है। पुलिस को आशंका है कि वहां विकास दुबे भी मौजूद था। यूपी पुलिस इस मामले में हरियाणा पुलिस के संपर्क में है और हरियाणा में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। इसके साथ ही यूपी एसटीएफ टीम की निगाहें मध्य प्रदेश और राजस्थान पर भी टिकी हैं। कानपुर शूटआउट मामले में हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की तलाश में जगह जगह छापेमारी के साथ पुलिस महकमे के अंदर भी कार्रवाई तेज हो गई है। वारदात के बाद से पूरा चौबेपुर थाना शक के घेरे में है, जिसके मद्देनजर कानपुर एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई की है। थाने के सभी 68 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। हालांकि इस मामले में चौबेपुर ही नहीं बल्कि दूसरे थाने भी शक के घेरे में हैं। मामले में कुल 200 पुलिस कर्मियों पर शक है। अब तक हुई जांच के आधार पर चौबेपुर थाने के 10 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है। इसके अलावा कानपुर में 122 पुलिस कर्मियों के तबादले कर दिए गए। कानपुर के आईजी मोहित अग्रवाल ने कहा कि इस मामले की जांच चल रही है कि कितने पुलिस कर्मियों ने विकास दुबे से बात की। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत चीन के बीच हालात मंगलवार को और बेहतर होते नजर आए। सोमवार को गलवान घाटी में 15 जून को झड़प वाली जगह PP-14 के बाद मंगलवार को चीनी सेना ने हॉट स्प्रिंग्स में गोगरा इलाके से भी अपने सैनिकों को पीछे हटाना शुरू कर दिया है और खबर है कि ये प्रक्रिया बुधवार तक पूरी कर ली जाएगी। पीछे हटने की प्रक्रिया के तहत भारत भी सैन्य वार्ता पूरी होने तक PP-14 पर पेट्रोलिंग को अस्थायी रूप से निलंबित करने पर सहमत हुआ है। हालांकि ड्रोन के जरिए इस इलाके की निगरानी जारी रहेगी। इससे पहले सोमवार को विदेश मंत्रालय ने बताया था कि भारत चीन में इस बात पर सहमति बनी है कि बॉर्डर फ्लैश पॉइंट से दोनों चरणबद्ध तरीके से हटेंगे और तनाव को कम करेंगे। रविवार को भारतीय एनएसए अजीत डोवाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई बातचीत में भी एलएसी पर शांति स्थापित करने और सीमा विवाद को सुलझाने पर कई सहमति बनी थी। ये भी कहा गया कि दोनों पक्षों को एलएसी का कड़ाई से सम्मान करना चाहिए और यथास्थिति को बदलने के लिए एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। आपको बता दें कि सीमा पर तनाव के बीच बीते शुक्रवार को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक ही लेह का दौरा किया था। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2013 के एक ट्वीट को लेकर उनसे ये सवाल पूछा है कि बताइए क्यों चीनी सैनिक सीमा पर पीछे हट रहे हैं। सीनियर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने नरेंद्र मोदी के 13 मई 2013 के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि इस मामले में यानी फौज के पीछे हटने में मैं मोदी जी के साथ हूं। प्रधानमंत्री को इस बात पर जवाब देना चाहिए। दरअसल मोदी जो उस वक्त गुजरात के सीएम थे, उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से सवाल किया था कि लद्दाख में चीन अपनी सेना पीछे हटा रहा है, लेकिन मुझे ताज्जुब है कि भारतीय फौज अपनी ही जमीन पर पीछे क्यों हट रही है। ये ट्वीट उस दौरान किया गया था जब एलएसी पर भारत चीन की फौजों ने तनाव घटाने के लिए दोनों पक्षों की सहमति के बाद अपनी अपनी फौज पीछे हटाई थी। कुछ वैसा ही जैसा अभी एलएसी पर हो रहा है। चीन और भारत दोनों अपनी फौजों को पीछे हटा रहे हैं। थरूर के ट्वीट पर रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट कर पूछा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, क्या आपको अपने शब्द याद हैं? क्या आपके शब्दों के कोई मायने हैं? क्या बताएंगे कि अब हमारी फोर्स हमारी सरजमीन से क्यों पीछे हट रही है? देश जवाब मांगता है। कोरोना वायरस के चलते देश भर के सभी स्कूल मार्च से ही बंद हैं। ऐसे में छात्रों की पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है। लॉकडाउन के दबाव के बीच छात्रों पर और ज्यादा दबाव न पड़े, लिहाजा सीबीएसई ने बड़ा ऐलान करते हुए सिलेबस कम कर दिया है। सीबीएसई ने एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए 9वीं से 12वीं के सिलेबस को 30% तक घटा दिया है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने खुद इसकी जानकारी दी। निशंक ने ट्वीट किया, देश और दुनिया में पनपे हालातों के मद्देनजर सीबीएसई को पाठ्यक्रम को संशोधित करने और कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों के लिए कोर्स के दबाव को कम करने की सलाह दी गई थी। हाल ही में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी कोविड-19 से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से अपील की थी
कि सभी क्लासेस के लिए सिलेबस को 30% तक कम कर दिया जाए। इससे पहले CISTE बोर्ड ने भी 2020-21 सत्र के लिए ICSE और ISC बोर्ड परीक्षाओं के सिलेबस में 25% तक की कटौती की। जम्मू कश्मीर में भूकंप का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार देर रात करीब 2:15 बजे जम्मू कश्मीर के राजौरी के पास भूकंप के झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई है। राहत की बात यह है किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। इससे पहले रविवार को तड़के भी जम्मू कश्मीर के करगिल में 4.7 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। इसके अलावा जून महीने में भी लगभग 5 बार जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। कोरोना केवल आम लोगों पर ही काल बनकर नहीं टूट रहा है, बल्कि इसके शिकार डॉक्टर भी हो रहे हैं। IMA के डॉक्टर राजीव जयदेवन के मुताबिक कोरोना महामारी के फैलते प्रकोप के बीच 3 महीने में देश में 106 डॉक्टरों की मौत हुई, जिनकी मौत की असल वजह कोरोना वायरस रही। कोरोना के चलते अस्पतालों में हुई हिंसा की वजह से भी हुई है। चौंकाने वाली बात यह है कि कोरोना ने अपेक्षाकृत जवान डॉक्टरों को ही अपना शिकार बनाया है। कोरोना से मरने वाले डॉक्टरों की औसत आयु 56 साल है। इनमें से 21% ऐसे डॉक्टर शामिल हैं जिनकी उम्र 40 साल से भी कम थी। इसके अलावा मरने वाले डॉक्टरों में 55.5% 60 साल से कम और 29.6% 50 साल से कम उम्र के रहे। रिपोर्ट के मुताबिक देश में डॉक्टरों की मृत्यु दर 6.1% है, जबकि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 2.4% है। कोरोना संक्रमण के मामले में चीन से आगे निकल चुकी मुंबई को अब थोड़ी राहत मिली है। मंगलवार को शहर में एक महीने के सबसे कम 785 केस दर्ज किए गए। अब मुंबई में संक्रमितों की कुल संख्या 86,509 हो गई है। वहीं बीते 24 घंटे में यहां इस जानलेवा बीमारी से 64 मौतें भी दर्ज की गई हैं, जिससे कुल मौतों का आंकड़ा 5,000 के पार चला गया है। मुंबई के स्लम धारावी के लिए मंगलवार का दिन और भी अच्छा रहा। यहां सिर्फ एक कोरोना केस सामने आया है। ममता सरकार ने 9 जुलाई से राज्य के कंटेनमेंट जोन और बफर जोन में सख्त लॉकडाउन का फैसला किया है। इसके तहत उत्तर 24 परगना में 14 दिनों का टोटल लॉकडाउन लागू किया जाएगा, जहां बाजार और सार्वजनिक परिवहन बंद रहेंगे। केवल स्टैंड अलोन शॉप ही खुली रखने का प्रावधान है। साथ ही धार्मिक पूजा स्थलों को भी बंद रखने को कहा गया है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी ने राज्य में लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने का ऐलान किया है। गुजरात में भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन बदहाल हो गया है। सोमवार से हो रही लगातार बारिश से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नदी नाले उफान पर हैं और बाढ़ जल जमाव से कोहराम मचा है। राजकोट जिले से बाढ़ की एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। जिले के खिजड़िया गांव में बाढ़ के पानी ने ऐसा भयंकर रूप दिखाया कि जो उसकी चपेट में आया बह गया। तस्वीरों में बहुत से मवेशी पानी के बेहद तेज बहाव में असहाय बहते हुए दिखे। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस स्पीड से ये मवेशी पानी की तेज धार के साथ बहते नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि गुजरात में अगले 2 दिनों तक राहत के आसार नहीं हैं। यूं ही भारी बारिश जारी रहेगी। साथ ही कई जगहों पर चेतावनी भी जारी की गई है। मतलब आने वाले कुछ और दिन गुजरात पर भारी हैं। मौसम विभाग ने जामनगर, द्वारका और कच्छ में भारी बारिश की वजह से हालात ज्यादा खराब होने की आशंका भी जताई है। कोरोना के लंबे ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की वापसी होने जा रही है। साउथहैम्पटन में 8 जुलाई से इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच पहले टेस्ट मैच के शुरू होने के साथ ही क्रिकेट का कमबैक हो जाएगा। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला ICC की ओर से जारी कोरोना के नए गाइडलाइंस के तहत होगा। भारत में इस मुकाबले का प्रसारण दोपहर 3:30 बजे से होगा। इंग्लैंड की टीम को जहां पहले टेस्ट में रेगुलर कप्तान जो रूट के बगैर ही उतरना पड़ेगा, वहीं कैरेबियाई टीम अपने फुल स्ट्रेंथ में नजर आएगी। रूट की जगह स्टोक्स इंग्लैंड की कमान संभालेंगे। बता दें कि कोरोना के चक्कर में बीते 4 महीनों से क्रिकेट का शटर डाउन है। बेशक अब ये दर्शकों के बगैर खाली स्टेडियम में होने जा रहा है, लेकिन इसके जरिए क्रिकेट फैंस के एंटरटेनमेंट का शटर ओपन होने वाला है।